Hello experience. Today I will discuss about how to read newspaper. तो अभी मेरे पास द हिंदू न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल है और ये आर्टिकल अभी 3 दिन पहले का है जो न्यूज में था। तो इस आर्टिकल में क्या पढ़ना जरूरी है और क्या पढ़ना जरूरी नहीं है, ये दोनों बात जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने में ही 2-3 घंटे लगा देते हैं, उसके बाद भी उन्हें पता नहीं चलता है कि इस न्यूज़पेपर से हम प्रीलिम्स से रिलेटेड और मेंस के रिलेटेड और उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ें। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूज़पेपर के आर्टिकल और एडिटोरियल्स में से क्या पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए। अभी मेरे पास जो आर्टिकल है इसमें इसका हेडलाइन में है 3 सोल्जर्स किल्ड 6 मिसिंग इन सीकिंग लैंडस्लाइड। तो इसमें पहले मैं पॉइंट आउट करने वाली हूँ कि क्या पढ़ना नहीं है। पढ़ना तो पहले ये नहीं, 3 सोल्जर किल्ड, इसमें पता चल गया है कि वहाँ एक लैंडस्लाइड डिजास्टर हुआ था, लेकिन ये याद रखना नहीं है कि हमें कितने कितने जन का डेथ हुआ था। थोड़ा बहुत याद रख देना है कि हाँ वहाँ बहुत सारे लोगों का डेथ हुआ था, इवन टूरिस्ट का भी मिसिंग के बारे में पता चल रहा था और बहुत सारे जो मिलिट्री कैंप थी उस पर भी इफेक्ट पड़ा था। लेकिन इसमें हमें पढ़ना ये है कि जो सिक्किम में जो लैंडस्लाइड हुआ था ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये सिक्किम में लैंडस्लाइड हुआ था और जो लैंडस्लाइड डिजास्टर जो है उसके बारे में डिटेल पढ़ना ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट चीज है। और आर्टिकल में से ऐसे ही गिने चुने चीजें पढ़ा जाता है प्रीलिम्स, और उसी जो गिने चुने टॉपिक होते हैं जो सिक्किम लैंडस्लाइड, उसी एक टॉपिक को लेकर ही हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी पढ़ेंगे और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ भी पढ़ने वाले हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने से पहले हमें पहले जानना होगा कि व्हाट इज लैंडस्लाइड। और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में लैंडस्लाइड के बारे में जानोगे तब तुम इंट्रो में लिख पाओगे कि लैंडस्लाइड क्या होता है। अगर इजी लैंग्वेज में बोलूँ तो लैंडस्लाइड एक नेचुरल डिजास्टर होता है जिसमें रॉक्स, इसमें पॉइंट आउट भी की हूँ, जिसमें रॉक्स, सॉइल और डेब्रिस मीन्स फॉसिल फ्यूल्स जो होता है उसका सडन चेंज होता है, सडन मूवमेंट होता है और फास्ट मूवमेंट होता है, जिसके वजह से जो उसका सॉइल होता है या फिर रॉक होता है स्लीप हो जाता है। उसका जो एक स्टेबल स्लोप होता है उसमें से स्लीप होने लगता है, जिसके वजह से लैंडस्लाइड का रूप लेता है। और ये मतलब लैंडस्लाइड क्यों होता है उसका कोई तो स्पेसिफिक रीजन होगा। तो स्पेसिफिक रीजन इसमें भी लिखा गया है कि स्पेसिफिक मतलब फैक्टर है जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। उसमें से पहले है हेवी रेनफॉल, और उसके बाद है एर्थक्वेक्स, उसके बाद है वोल्केनिक इरप्शन, फिर उसके बाद है ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ऐसे बहुत सारे रीजन है जिस वजह से लैंडस्लाइड देखने को मिलता है। लेकिन हाँ उसका बहुत सारे रीजन में से कुछ स्पेसिफिक रीजन है जिसके वजह से हर साल ऐसे डिजास्टर देखने को मिलता है। पहला है जितने भी कॉजेस है उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला तो है नेचुरल कॉजेस और दूसरा जो है वो ह्यूमन इंड्यूस कॉजेस, यानी ह्यूमन की इंटरफेरेंस के वजह से, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से। तो नेचुरल कॉजेस पहले पढ़ लेते हैं। नेचुरल कॉजेस में पहले में आता है हेवी रेनफॉल। हेवी रेनफॉल की वजह से होता ये है कि जब ज्यादा बारिश होता है तो सॉइल वाटर से सेचुरेट हो जाता है और फ्रिक्शन रेड्यूस हो जाता है, जिससे लैंडस्लिप करता है और लैंडस्लाइड का रूप लेता है। इसीलिए हेवी रेनफॉल भी एक कॉज बन जाता है लैंडस्लाइड का। उसके बाद सेकंड रीजन है एर्थक्वेक। एर्थक्वेक में होता ये है कि कंपन होता है, कंपन में उस एरिया में थोड़ा मतलब मूवमेंट देखने को मिलता है, जिसके वजह से जो रॉक या सॉइल का जो स्टेबिलिटी है, जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो लूज हो जाता है। मेन है कि लैंडस्लाइड का मेन रीजन है कि उसका होल्डिंग कैपेसिटी लूज होने की वजह से ज्यादातर लैंडस्लाइड होता है। थर्ड रीजन है वोल्केनिक इरप्शन। वोल्केनिक इरप्शन की वजह से भी होता है, जिसकी वजह से स्नो या आइस मेल्ट करके डेब्रिस फ्लो क्रिएट करता है। फोर्थ रीजन है वेदरिंग, जिसके वजह से रॉक्स टाइम के साथ वीक हो जाता है और स्लीप होने से लैंडस्लाइड जैसा डिजास्टर का रूप लेता है। तो वेदरिंग भी एक फैक्टर बनता है, एक कॉज बनता है लैंडस्लाइड का रूप लेने की। नेक्स्ट जो लास्ट रीजन है, लास्ट कॉज है, जिसके लास्ट नेचुरल कॉजेस है जिसके वजह से लैंडस्लाइड होता है, वो है सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन भी एक कॉज है जिसके वजह से वाटर या विंड के कारण मिट्टी बह जाती है और स्लोप अनस्टेबल हो जाता है, इसलिए सॉइल इरोजन भी एक फैक्टर बन जाता है। पहले पढ़ लिए तो नेचुरल कॉजेस, अब पढ़ने वाले हैं ह्यूमन इंड्यूस्ड कॉजेस, जिसके वजह से ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से लैंडस्लाइड जैसे डिजास्टर होता है। पहला है डिफोरेस्टेशन। ये तो सबको पता है। डिफोरेस्टेशन में होता है कि बहुत सारे प्लांट्स काट दिया जाता है टाइम टू टाइम। जैसे बीच में आंध्र प्रदेश को लेकर कंट्रोवर्सी चल रहा था, वहाँ बहुत प्लांट्स को काटने के लिए कांग्रेस गवर्नमेंट अपना शुरू कर दिया था, लेकिन बाद में नहीं हुआ। तो डिफोरेस्टेशन में होता ये है कि प्लांट्स जब काट दिया जाता है तो प्लांट्स करता क्या है कि बहुत सारे जो सॉइल्स होते हैं उन्हें होल्ड करने का कैपेसिटी रखता है, और जब प्लांट्स ही हम काट दे
तो उसका जो होल्डिंग कैपेसिटी है लैंड्स का वो तो खत्म हो जाता है। तो फिर सॉइल जब हेवी रेनफॉल होता है तो वो अपना इंस्टेबिलिटी की वजह से बह जाती है, इसके वजह से लैंडस्लाइड भी होता है। दूसरा रीजन है अनप्लान कंस्ट्रक्शन। प्री प्लानिंग के साथ अगर कंस्ट्रक्शन ना करे, कोई भी जगह में हम चाहे अपना रोड बिल्डिंग जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा वो करने लगे तो इसके वजह से भी लैंडस्लाइड होता है। और थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज है माइनिंग एंड क्यूरिंग। माइनिंग की वजह से होता क्या है कि लैंड का जो होल्डिंग कैपेसिटी होता है वो टाइम टू टाइम लूज हो जाता है। और भी एक रीजन है कि एक्सेसिव इरिगेशन और वाटर लीकेज, जो कि हमारी एक्स्ट्रा मॉइस्चर स्लॉप को अनस्टेबल बना देता है। तो लास्ट है इरिगेशन एंड लीकेज, इसके वजह से भी लैंडस्लाइड होता है क्योंकि वो मॉइस्चर की वजह से लैंड स्लिप होने लगता है। तो लैंडस्लाइड क्या है और उसका मेन कॉज क्या है इतना थोरली इसलिए मैं समझा रही हूँ क्योंकि जब भी मेंस का आंसर राइटिंग करना होता है तो ऐसे ही हमें आंसर राइटिंग करना पड़ता है। तो पहले इंट्रो, उसके बाद बॉडी में उसका मेन कॉज क्या क्या, उसका इफेक्ट, और कंक्लूजन में एक दो एग्जांपल के साथ वे फॉरवर्ड यानी और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है ऐसे डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए, जो कि मैं इस वीडियो में थोड़ी देर बाद उसके बारे में भी एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जैसे लैंडस्लाइड होने का बहुत सारे कॉजेस के बारे में मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस की, वैसे ही लैंडस्लाइड से बहुत इफेक्ट्स भी पड़ता है। जैसे लॉस ऑफ लाइफ, पहला इफेक्ट है उसका लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। एंड दूसरा है अभी जैसे रिसेंटली सिक्किम में एक ब्रिज डैमेज हो गया था जिसके वजह से बहुत ब्लॉकेज वगैरह भी वहां भी रोड देखने को मिला था। एंड रिवर ब्लॉकेज, अगर ज्यादा रिवर को ब्लॉकेज कर दे तो वहाँ वाटर ज्यादा होलो हो जाने से फ्लोड्स भी आता है। एंड फोर्थ मोस्ट इफेक्ट है कि एग्रीकल्चर लैंड डिग्रेडेशन। लैंडस्लाइड से होता क्या है, लैंडस्लाइड से ज्यादातर मैं बोलूँ तो एग्रीकल्चर पे ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है क्योंकि एक तो वहाँ का फसल नष्ट हो जाता है, दूसरा है कि वहाँ की जो सॉइल की फर्टिलिटी रेट है वो भी टाइम टू टाइम कम हो जाता है क्योंकि वहाँ की सॉइल हेवी रेनफॉल की वजह से जब बह जाता होगा तो वहाँ और कोई मिनरल्स थोड़े ना देखने को मिलता होगा, इसलिए वहाँ का फसल के साथ साथ सॉइल फर्टिलिटी रेट भी कम होने लगता है। लैंडस्लाइड जैसे डिजास्टर से इतना इफेक्ट्स पड़ता है तो क्या गवर्नमेंट कोई एक्शन लेता है? आंसर है यस। डिजास्टर को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट बहुत सारे इनिशिएटिव लिया है। उसमें से एक है एनडीएमए गाइडलाइन, जिसका काम है, पहला काम उसका है हाजर्ड जोन मैपिंग। उसका काम है हाजर्ड जोन मैपिंग। हाजर्ड जोन यानी डिजास्टर लोकलाइज एरिया को जीआईएस और रिमोट सेंसिंग के थ्रू नोटिफाई करेगा। उसके बाद वो एरिया को अर्ली वार्निंग सिस्टम लागू करेगा जिसके वजह से लोग डिजास्टर होने से पहले ही प्रिपेयर रहे। ड्यूरिंग दिस टाइम एनडीए में उस एरिया में वहाँ के लोगों के बीच कम्युनिटी अवेयरनेस कैंपेन और मॉक ड्रिल्स के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। और जिस जगह ऑलमोस्ट टाइम रिवर के वजह से फ्लोडिंग टाइप का डिजास्टर हर साल लगातार देखने को मिलता है, वो गवर्नमेंट को सजेस्ट कर सकता है वहाँ के स्लोप स्टेबलाइजेशन एंड प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। तो पहला है हाजर्ड जोन को नोटिफाई करेगा यूजिंग जीआईएस और रिमोट सेंसिंग। उसके बाद उस एरिया अगर पता चल गया कि इस एरिया में ऐसे बहुत मतलब मेजर लैंडस्लाइड डिजास्टर होने वाला है तो वहाँ एक अर्ली वार्निंग सिस्टम सेटअप करेगा। एंड थर्ड मोस्ट कम्युनिटी अवेयरनेस एंड ड्रेस, अगर पता चल रहा है कि वहाँ 100% वो डिजास्टर होने वाला है तो वहाँ के जो जितने भी कम्युनिटी रहते हैं वहाँ अवेयरनेस एंड मॉक ड्रिल्स भी लोगों को सिखाया जाएगा ताकि वो पहले से ही प्रिपेयर रहे ऐसे डिजास्टर्स के लिए। एंड फोर्थ मोस्ट स्लोप स्टेबलाइजेशन एंड ड्रेनेज इम्प्रूवमेंट। उसके बाद है लैंडस्लाइड रिस्क मिटिगेशन स्कीम, बहुत सारे स्कीम्स भी गवर्नमेंट के थ्रू लिया गया है। और अभी जैसे कि टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा यूज होने लगा है हमारी गवर्नमेंट के फील्ड में, तो इसरो अपना भुवन प्लेटफॉर्म फॉर लैंडस्लाइड मैपिंग में टेक्नोलॉजी बनाया है जिसमें होता क्या है कि इस टेक्नोलॉजी के थ्रू एक भुवन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिससे लैंडस्लाइड प्रोन एरिया को सैटेलाइट मैपिंग के थ्रू नोटिफाई किया जा सकता है और हेवी रेनफॉल होने से पहले भी डॉपलर वेदर रडार सिस्टम के थ्रू अर्ली वार्निंग दिया जा सकता है। पहले तो सैटेलाइट के थ्रू लैंडस्लाइड प्रोन जोन को नोटिफाई किया जा सकता है और दूसरा है डॉपलर वेदर रडार सिस्टम। इसके वजह से कहाँ पे ज्यादा रेनफॉल मतलब हेवी रेनफॉल का प्रेडिक्शन भी दिया जा सकता है। तो ये इंडिया का खुद का टेक्नोलॉजी के थ्रू थोड़ा इसमें भी इनोवेशन आया है। और अभी आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, केस स्टडीज। केस स्टडी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि जब भी हम कोई आंसर राइटिंग करते हैं उसमें अगर हम एक दो एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल, जैसे कि अभी अगर मेंस में आए, अभी मेंस एग्जाम होने वाली है तो मेंस एग्जाम में पूछता है लैंडस्लाइड को लेकर कोई भी क्वेश्चन, तो हम ऐसे सिक्किम का अभी प्रेजेंट में जो हुआ था सिक्किम का एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। इवन उत्तराखंड का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं क्योंकि 2013 में एक बहुत मैसिव लैंडस्लाइड हुआ था केदारनाथ में, किसके वजह से हुआ था? हेवी रेनफॉल एंड
ग्लेशियर लाइक आउटबर्स्ट, ये दोनों दोनों के वजह से मैसिव लैंडस्लाइड हुआ था और इसमें 1000 लोग मारे गए थे और बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुआ था। और सिक्किम के तो अभी फिलहाल पता ही होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। इसका प्राइमरी इम्पैक्ट क्या पड़ा था, ए लैंडस्लाइड स्ट्रॉक ऑन इंडियन आर्मी कैंप। तो जो लैंडस्लाइड जो गिरा था, मतलब स्लॉप हुआ था, वो डायरेक्ट इंडियन आर्मी कैंप के ऊपर हुआ था, जिसकी वजह से 3 आर्मी का डेथ हुआ है। सेकंड हुआ था कि वहाँ के टूरिस्ट के ऊपर भी इफेक्ट पड़ा था। सिक्किम जैसे मतलब थोड़ा नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री, अभी अभी टूरिस्ट वहाँ का मतलब टूरिज्म प्लेस ज़्यादा बढ़ रहा है, वहाँ टूरिज्म सेक्टर ज़्यादा मजबूत हो रहा है। तो ऐसे में अगर ऐसे डिजास्टर देखने को मिले तो वहाँ की टूरिज्म फैक्टर्स पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, और पड़ा भी है लैंडस्लाइड के वजह से। ओवर 1500 प्लस टूरिस्ट स्ट्रैंडेड इन नॉर्थ सिक्किम ड्यू टू लैंडस्लाइड एंड ब्रिज कोलैप्स, और बहुत सारे टूरिस्ट मिसिंग भी हुए थे, ये भी न्यूज़ में बताया जा रहा था। और थर्ड है रोड ब्लॉकेज। और लैंडस्लाइड के वजह से रोड ब्लॉकेज भी होता है, क्योंकि लैंडस्लाइड होने बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े रोड, सब कुछ में डिस्ट्रॉय होता है, जिसके वजह से ब्लॉकेज होता है। और अभी जो सिक्किम में हुआ था उसमें ब्रिज कोलैप्स हुआ था, जो ब्रिज है संकलांगा ब्रिज, ये गला कोलैप्स हो गया था। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, लेकिन आपको ऐसे एग्जाम्पल उठाना होगा जो कुछ दिन पहले का हो, मतलब लाइव एग्जाम्पल यानी कुछ दिन पहले का वो एग्जाम्पल हो, ऐसे एग्जाम्पल देना, और वो एग्जाम्पल देना जो ज्यादा न्यूज में हो, ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, वैसे एग्जाम्पल हमें लेना है। तो अब से जो भी हम पढ़े हैं, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम पढ़े हैं। पहले पढ़े लैंडस्लाइड क्या है, उसके बाद पढ़े हैं उसका कॉजेस क्या है, देन उसके बाद पढ़े हैं उसका इफेक्ट्स क्या पड़ता है। बहुत सारे अगर आपको लिखना होगा तो बहुत सारे और भी लिख सकते हैं, लेकिन बहुत कम वर्ड में हमें समझाना होता है मेंस में। और गवर्नमेंट का क्या क्या मेजर है, गवर्नमेंट क्या एक्शन लेता है, उसके बारे में भी पढ़े। और केस स्टडी यानी एग्जाम्पल भी एक दो एग्जाम्पल भी दिए। वे फॉरवर्ड इसमें मैं नहीं लिखी हूँ, क्योंकि ये न्यूज है। देखो ये एक आर्टिकल है, आर्टिकल में जो है मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रही हूँ। अगर आपको इस क्वेश्चन के लिए पूरा फुली प्रिपेयर होना है तो आप खुद भी एक मेंस आंसर राइटिंग इसमें कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं ट्राई करूंगी कि ऐसे मैं जो भी न्यूज़पेपर के बारे में एनालिसिस करूं, क्योंकि मेरी चैनल का जो मेन पॉइंट ऑफ व्यू है वो न्यूज़पेपर एनालिसिस करना है। तो अगले टाइम से मैं जो भी वीडियो बनाने वाली हूँ, इसमें मेंस के मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों को दूं और वो आप अटेंड कर सको। अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में EX लिख देना। तो नेक्स्ट है, हमें पढ़ना है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। करंट अफेयर्स की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2025 का जो प्रीलिम्स का पेपर में एनालिसिस कर रही थी, करंट अफेयर्स से कितने क्वेश्चन आए थे, उसमें मैं देखी एक दो क्वेश्चन ऐसे, जैसे कि अभी ये एनडीए में, पहले मैं इसे समझा लेती हूँ, उसके बाद आप उस क्वेश्चन के साथ रिलेट कर पाएंगे। तो पहले हमें जानना है कि एनडीए में क्या होता है। जैसे ऊपर हम पढ़े हैं कि गवर्नमेंट मेजर लेता है और एनडीए में क्या गाइडलाइन होता है। तो एनडीए में क्या है जिसका गाइडलाइन को हमें फॉलो करने से हमें ऐसे बड़े बड़े डिजास्टर को मैनेज कर सकते हैं। तो पहले हमें जानना होगा कि एनडीए में क्या है। तो वो इसमें लिखा है कि एनडीए में एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अब स्टैट्यूटरी बॉडी और नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी में क्या डिफरेंस है, ये बताने लगूँ तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। जैसे ही हम टाइम टू टाइम न्यूज़पेपर एनालिसिस करते रहेंगे, उसमें हमें स्टैटिक पार्ट प्लस करंट अफेयर्स प्लस PYQ तीनों जब डिस्कस करने लगेंगे तो आपका स्टैटिक पार्ट स्ट्रांग हो जाएगा, इवन करंट अफेयर्स भी। तो उसके लिए डोंट वरी, अभी फिलहाल जो मैं बता रही उस पर फोकस कीजिए। तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब जो बॉडी एक एक्ट के थ्रू बनता है उसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। तो ये जो एनडीए में है ये एक एक्ट के थ्रू ही बना है, इसलिए इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। तो ये कौन सा एक्ट के थ्रू बना है, ये बना है अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। और इसका विजन भी है टू बिल्ड ए सेफ एंड डिजास्टर रेजिलिएंट इंडिया बाय डेवलपिंग होलिस्टिक प्रोएक्टिव मल्टी डिजास्टर एंड टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्ट्रेटेजी। तो इसका ये विजन है कि वो इंडिया को डिजास्टर से कैसे रेजिलिएंट बनाए। तो मैं बता रही थी कि जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, जैसे इस बार प्रीलिम्स में 2-3 क्वेश्चन इंटरनेशनल बॉडी से पूछा था, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज बॉडी से पूछा था। तो हो सके तो नेक्स्ट प्रीलिम्स या उसके बाद कभी भी प्रीलिम्स में इंडिया का कोई बॉडी के बारे में पूछ ले, क्योंकि हर साल देखने को मिलता है एक दो लैंडस्लाइड और स्टेपन। अभी मुझे लगता है कि ट्रेंडिंग न्यूज बन गया, क्योंकि हर 2-3 महीने के गैप में ये डिजास्टर देखने को मिलता है। तो आप लोगों की प्रीलिम्स की एक क्वेश्चन के
लिए ये बॉडी वगैरह के बारे में पढ़ना हमेशा सही रहेगा, क्योंकि एक प्रीलिम्स के क्वेश्चन के लिए हम ये सबको मिस नहीं कर सकते, हमें हमेशा प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा ये सब बॉडी को लेकर। तो ये जो एनडीएमए का बॉडी है ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 2005 में अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, इसलिए इसे स्टैट्यूटरी बॉडी बोला जाता है। इसका चेयरपर्सन कौन है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है। इसका 22 चेयरपर्सन जो होते हैं वो ऑलमोस्ट टाइम फील नहीं होते हैं, कभी कभी फील होते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं उन्हें। और ज्यादा ध्यान हमें इसलिए इसमें देना है कि उसका जो मेंबर्स है मैक्सिमम 9 है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंट होते हैं। अगर जैसे कि आ जाता है कि एनडीए में बॉडी है, एनडीए में एक बॉडी है और नीचे के 4 ऑप्शन में से कौन सा इस बॉडी को लेकर सही ऑप्शन है, तो उसमें दिया जाएगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, सॉरी, इसका जो चेयर पर्सन होते हैं होम मिनिस्टर होते हैं, या फिर इसका जो मेंबर्स है मैक्सिमम 12 मेंबर्स है, तो इसमें वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमें ध्यान रखना है कि इसका चेयर पर्सन और इसका मेंबर्स कितने होते हैं, और इसका हेडक्वार्टर भी जो न्यू दिल्ली में है। और जैसे ऊपर में मैं बहुत सारे गाइडलाइन बताई, बहुत सारे कैसे कंट्रोल करे, ये सब जो बताई, यही उसका काम है। एनडीएमए का काम है कि वो बहुत सारी न्यू पॉलिसी, प्लान एंड गाइडलाइन बनाए, जिससे वो बड़े बड़े डिजास्टर को मैनेज कर सके। और वो हमेशा टाइमली एंड इफेक्टिव रेस्पॉन्स देता है डिजास्टर को लेकर, और 24/7 वो कंट्रोल रूम में रहता है। कभी भी डिजास्टर आए तो वो उसे रेस्पॉन्स दे, उसे मैनेज कर सके। और वो जैसे कि कोऑर्डिनेट विद स्टेट, लोकल अथॉरिटीज एंड एनडीआरएफ। तो जो एक स्टेट का डिजास्टर फोर्स होता है या ये तो एनडीआरएफ है, सॉरी ये तो एनडीएमए है, लेकिन हमारे इंडिया में सिर्फ एनडीएमए एक बॉडी नहीं है डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए, और भी बहुत सारे बॉडी है। जैसे एनडीआरएफ, ओडिशा में एनडीआरएफ बहुत अच्छा काम किया है, वहाँ के जो हर साल डिजास्टर देखने को मिलता है वह एनडीआरएफ बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो ये उन लोगों के साथ ना कोऑर्डिनेट बना के काम करता है। मान लो उत्तराखंड में हुआ, सॉरी सिक्किम में हुआ था, तो वहाँ का जो स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है उसके साथ वो कोऑर्डिनेट करके वहाँ का सारे मैनेजमेंट को, सारे मतलब डिजास्टर को मैनेज करता होगा। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि लैंडस्लाइड प्रोजन इन इंडिया, ये भी बन सकता है क्वेश्चन में। प्रीलिम्स में इस बार जो प्रीलिम्स 2025 का था, इसमें पूछा गया है कि बहुत सारे कंट्री का नाम दे दिया गया था और मिनरल्स का नाम दे दिया गया था। तो इसमें हमें अगर इसमें तो तुक्का नहीं लगा सकते, इसके लिए हमें पढ़ना जरूरी है। तो ये पूरा टेबल को मैं आपको अगर एनालिसिस करूँ तो बहुत टाइम लगेगा, समझाऊँ तो बहुत टाइम लगेगा, और ये समझाने वाला चीज भी नहीं है। इसे आप लोग पूरा वर्ड टू वर्ड याद कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी इस बार पूछा है। भले ही इस लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा है, कंट्री और मिनरल्स, कंट्री और रिवर्स को लेकर पूछा है, क्या पता नेक्स्ट प्रीलिम्स में वो ऐसा पूछ ले, ऐसे टाइप का क्वेश्चन। इसलिए आप थोड़ा सा भी रिस्क ना ले और प्रीलिम्स के लिए हर एक क्वेश्चन के लिए रेडी रहे, और हर स्टार्टिंग पार्ट, हर करंट अफेयर्स को ध्यान से पढ़िए। तो नेक्स्ट है, हाँ, जो ऊपर हम पढ़े हैं इसे बोलते हैं आर्टिकल्स। जो नीचे दो पेज में जो लगा है इसे बोलते हैं एडिटोरियल सेक्शन। न्यूज़पेपर का ये एडिटोरियल सेक्शन है, और इस दोनों एडिटोरियल को, मतलब एडिटोरियल को भी क्या कैसे पढ़ते हैं, इसमें सारे नहीं पढ़ना होता है। मैं जो नोटिफाई की हूँ, जो पॉइंट आउट की हूँ, उससे ही पढ़ना है। और उसमें से भी अगर कोई अच्छा पॉइंट आउट करके रखे तो और भी अच्छा है, क्योंकि इतना बड़ा एडिटोरियल में अगर सब कुछ नोट करने जाए तो हमारे नोट्स ही बढ़ते जाएगा, इससे कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए एडिटोरियल भी कैसे पढ़े, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर आप लोग चाहते हो तो ये लिख लेना कमेंट बॉक्स में। बाकी एनालिसिस वीडियो भी आता रहेगा, जिसके वजह से हमारी करंट अफेयर, स्टैटिक और पीवाई को भी हमेशा रेडी रहेगा। और एक इम्पोर्टेंट चीज मैं बताने जा रही हूँ, मेरी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, उसमें जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको डेली द हिंदू न्यूज़पेपर का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे चाहिए आप लोगों की सपोर्ट। बाकी सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो माई चैनल।